हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कशन का वो है एब्रेशंस। अब ये देखिएगा एब्रेशंस होते क्या हैं। हमारे पास अब तक जब हमने ऑप्टिक्स पढ़ी तो हमने 3-4 अजम्पशन कंसीडर करके चले थे। एक जो है अजम्पशन ये भी थी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो अब तक देखिए हमने क्या कंसीडर किया है। टिल इज कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई फार अवे फ्रॉम द एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखा करते, हम नियर बाय या ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ही रखा करते। सेकंड ये था इमेज फॉर्मिंग रेज मेक्स स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि चाहे आपकी ऑब्जेक्ट से आती हुई रे हैं और चाहे इमेज बनाती हुई रे हैं, एंगल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो बहुत स्मॉल बनाया करती। इसीलिए लेट अस कंसीडर, अगर मैं ये कह दूं कि इस एंगल ये अल्फ़ा वन एंगल है, ये आपका अल्फ़ा टू एंगल है, तो साइन अल्फ़ा वन को हम अल्फ़ा वन से रिप्रेजेंट कर दिया करते और ये आपका साइन जो है अप्रोक्सीमेट टेंजेंट अल्फ़ा वन के इक्वल हो जाया करता, क्योंकि वहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है लगभग इक्वल हो जाता है बेस के, अगर आपका एंगल बहुत स्मॉल हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एक तो कंसिडर किया हमने कि ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइंग फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो दूसरा कंसिडरेशन है दैट इज ऑब्जेक्ट और इमेज वो ऑल रेज coming towards the principal axis or away from the principal axis, they make small angles on the principal axis. उसके बाद देखिए थर्ड कंसिडरेशन हमने क्या ली थी। ऑप्टिकल सिस्टम हैव स्मॉल अपर्चर्स एंड नाउ, इस वजह से देखिए अगर आप छोटा सा लेंस कंसिडर करके चल रहे हैं, उस लेंस का छोटा सा डायमीटर कंसिडर करके चल रहे हैं, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास लंबी चौड़ी नहीं है, तो नैरो बीम ऑफ रेज कमिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पैरा एक्सिल रेज। तो सोचिएगा जब आपके पास लेंस बहुत छोटा सा है तो जो रेज आएंगी वो आपकी कुछ इसी तरह से आएंगी, और इनमें से भी हम ये वाली रेज कंसीडर करते हैं जो नियर बाय प्रिंसिपल एक्सिस है, जिनको हम पैरा एक्सिल रेज कंसीडर करते हैं। तो ये अजम्पशन हमने अब तक ऑप्टिक्स के अंदर कंसीडर की थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स या माइक्रोस्कोप्स देखते हैं तो अपर्चर जो है, डायमीटर जो है लेंसेस का इतना छोटा नहीं होता। हमें जो है इंटेंस इमेज चाहिए होती है, उसके लिए हमें इन जो रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है उनका भी लार्ज नंबर चाहिएगा, ताकि वो जो है क्या कर सकें, इंटरफेयर कर सकें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिसकी वजह से हमें जो है इमेज कैसी मिले, ब्राइट इमेज मिले। तो बहुत सारी रेज़ हमें चाहिए होती हैं और वो जाके एक जगह पे फोकस हो जाएं फोकल पॉइंट के ऊपर। तो फोकल पॉइंट के ऊपर जितनी ज़्यादा रेज़ पहुंचेंगी उतनी ज़्यादा इमेज आपकी कैसी बनेगी, ब्राइट इमेज बन जाएगी। तो एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर देखिए क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन आल्सो डील विद द रेज लार्ज एंगल विद द एक्सिस। तो अगर हमारे पास पूरा लंबा चौड़ा सा लेंस है, एपर्चर जो है लेंस का बहुत ज़्यादा है, तो रेज जो हैं हमें ये वाली भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। सिर्फ हम इन्हीं रेज से यहाँ पर जो है काम नहीं चला सकते, तो हमें एंगल जो है बड़ा देखना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। टू ऑप्टेन ब्राइट एंड मैग्नीफाइड इमेज वाइड अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो अब ये देखिए जितना लंबा चौड़ा अपर्चर होगा, या कहिए ये विड्थ आपकी लेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेज हमारे पास लेंस के पास आएंगी, और उतनियों को ही वो क्या कर पाएगा, कन्वर्ज कर पाएगा और डाइवर्ज कर पाएगा, और हमें ब्राइट इमेज और मैग्नीफाइड इमेज मिलने वाली है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, वाइड बीम और लार्ज नंबर ऑफ रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट गिव्स इल्यूमिनेटेड इमेज एंड ग्रेट रिजॉल्विंग पावर। तो दो चीज़ों को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको अगर आप सेपरेट देखना चाहते हैं तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ये जो फिनोमिना है जिससे दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट आउट कर पाते हैं, उसको हम उसकी क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। तो हमने जो कंसिडरेशन ली थी वो कंसिडरेशन जो है एक्चुअल प्रैक्टिस में हम उनको कंसीडर नहीं कर सकते। हमें अपर्चर जो है वाइड लेना पड़ेगा, डायमीटर ज़्यादा लेना पड़ेगा लेंस का,
थोड़ी सी बीम्स से काम, रेज से काम नहीं चलाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ रेज लेनी पड़ेंगी ताकि हमें मैग्नीफाइड और इल्यूमिनेटेड जो है इमेज मिल सके। और लार्ज एंगल्स के साथ भी हम डील करेंगे, स्मॉल एंगल्स के साथ ही हम डील नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज की रेज जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल अबव फैक्टर्स लेंसेज प्रोड्यूस इम्परफेक्ट क्वालिटी ऑफ इमेज। अब ये कौन से अबव फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं? हम लार्ज अपर्चर की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ रेज की वजह से, ग्रेटर एंगल्स एट द प्रिंसिपल एक्सिस की वजह से कुछ इम्परफेक्शंस इमेजेस में आ जाते हैं। हमें जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज चाहिए, हमें ब्राइट इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो इमेजेस की क्वालिटी चेंज हो जाती है, डिफेक्टेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द assumptions. तो एज wide angle rays from center upper lower part of object falls near top bottom center of the lens don't meet at a single point after refraction. तो सोचिएगा कि ये अगर हमारे पास लेंस है और अगर हम ये कंसीडर कर लें कि हमारा ऑब्जेक्ट पीस भी जो है उसकी भी डायमेंशंस अच्छी खासी हैं, तो आपके जो है टॉप पार्ट से भी रेज जाएंगी, मिडल पार्ट से भी जाएंगी, बॉटम पार्ट से भी जाएंगी। और जो रेज आपकी कुछ इस तरह से जाएंगी तो वो अलग अलग जगह पर क्या करने वाली हैं, हमें फोकस देने वाली हैं। और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन फिनोमिना, तो जो रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। तो डिफरेंट एंगल ऑफ, अगर हमारे पास इंसिडेंस हो गया तो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट फोकल लेंस मिलने वाली हैं। तो सिंगल पॉइंट पे ना करके हमें रिफ्रैक्शन हमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मिलता है। Also, the refractive index focal length of the lens is different for different wavelengths of light. अब देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कुछ इस तरह से हमारे वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन विच यू आर यूजिंग। तो अगर हम वाइट लाइट की यूज़ करें तो वाइट लाइट के केस में यहाँ पर हमें लैम्डा मिलने वाले हैं 7 विबग्योर के हिसाब से। तो वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा सबसे कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया तो फोकल लेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। तो आप ये देखिए, वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो फोकल लेंथ का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो अगर हम कंसीडर कर लें कि ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट आ रही है तो हमारी जो वॉयलेट कलर की लाइट है वो हमारे पास, ये जो फोकल लेंथ है वो वॉयलेट कलर के लिए सबसे कम होगा, और रेड कलर के लिए वो फोकल लेंथ क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो विबग्योर अगर हम लेकर चले तो 7 कलर्स हैं बिटवीन वॉयलेट एंड बिटवीन दिस रेड वी आर हैविंग डिफरेंट 5 कलर्स ऑफ इमेजेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑफ इमेजेस हमें मिलने वाली है, जबकि होना ये चाहिए था एक ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमें एक मिलनी चाहिए थी। और ये इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है उसकी वजह से जो इमेज है वो ब्राइट भी नहीं मिलेगी। तो देखिए डिफरेंट जो है हमारे पास वेवलेंथ हो गई, डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से डिफरेंट क्या हो गई, हमारी फोकल लेंथ हो गई। For a given lens, the refractive index for violet light is more than that of red light. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का ज़्यादा था तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या आ गई, कम आ गई है। Hence, if light coming from an object point is not monochromatic, अगर लाइट सिंगल वेवलेंथ नहीं है, द लेंस फॉर्म्स ए नंबर ऑफ कलर्ड इमेजेस। तो बहुत जितने कलर्स हैं, जितनी वेवलेंथ्स हैं, उतनी ही इमेजेस बनने वाली हैं। Even images formed by paraxial rays, that is rays near to the principal axis, are at different position and are of different sizes. तो अगर हम सिर्फ ये भी कंसीडर कर लेना कि जो लाइट है, हम सिर्फ ये वाली रेज यानी कि नियर बाय टू प्रिंसिपल एक्सिस भी कंसीडर कर लें तो ये रेज 7 कलर्स लिए हुए हैं, तब भी हमें यहाँ पर 7 कलर्स के
या कहिए 7 इमेजेस डिफरेंट कलर्स की मिलने वाली है। अभी देखिए हमने मार्जिनल रेज एजेस के पास जो है, एंड्स के पास कन्वेक्स लेंस के या जो भी लेंस हम कंसिडर कर रहे हैं वो तो हमने कंसिडर की ही नहीं है। तो अगर सिर्फ पैराक्सल रेज भी हम कंसिडर करें, इवन दैट वी आर हैविंग डिफरेंट कलर्ड इमेजेस, जितनी हमारी वेवलेंथ होंगी उतनी ही हमें इमेजेस मिलने वाली हैं। तो जो एब्रेशन है उसको देखिए कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम। द डिपार्चर ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द आइडियल इमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप एंड पोजीशन आर कॉल्ड एब्रेशन। तो एब्रेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, आपके लेंसेज हैं, मिरर हैं, उनके वजह से होता है। तो हमें जैसी इमेज चाहिए थी, यानी कि एक आइडियल इमेज चाहिए थी, लेकिन हमें वो इमेज मिलती नहीं है। हम जो इमेज का साइज सोचे बैठे थे वो नहीं मिलेगा, शेप जो इमेज की ऑब्जेक्ट जैसी नहीं होगी, और जहाँ पर हमारी पोजीशन होनी चाहिए थी इमेज की वो नहीं होगी। तो रियल इमेज के अंदर एक्चुअल जो हमें मिल रही वाली है, दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द आइडियल इमेज। तो इन्हीं डिफेक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, एब्रेशन कहते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा साइज़ कैसा होना चाहिए था, शेप कैसे होनी चाहिए थी। अब देखिए शेप तो इमेज की वैसी होगी जैसे कि ऑब्जेक्ट है। साइज़ का कैसे पता लगाएंगे? मैग्नीफिकेशन अगर आप लेंस का देखें तो V अपॉन U है। तो अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन वैसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब साइज़ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। पोजीशन का कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है कि अगर हमें फोकल लेंथ पता हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप लेंस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। तो फोकल लेंथ आप हमें पता है, ऑब्जेक्ट हमने रखी है, तो हमें पता है कि इमेज कहाँ बनने वाली है। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर हम इन फॉर्मूलेज से डेविएट कर रहे हैं तो इमेज हमें यहाँ मिलने वाली थी, लेकिन अगर इस पॉइंट से इमेज आ गया पीछे मिलने वाली है, इट मीन्स देयर आर एब्रेशंस। यहाँ पर एब्रेशंस जो हैं, डिफेक्ट्स जो हैं, लेंसेज की वजह से आ रही है। तो रियल इमेज जो है वो थोड़ा सा हटके है साइज, शेप और पोजीशन में एज़ कंपेयर टू आइडियल इमेज। तो आप एब्रेशन को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन से दैट एन एब्रेशन इन एनी इज एनी फेलियर of a mirror or lens to behave precisely according to simple formula। तो सिंपल फॉर्मूला से अगर मिरर और लेंस डेविएट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन इमेज साइड। अब कॉजेज क्या है एब्रेशन के? एब्रेशन आर ओनली ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ए लेंस। तो अब कितना भी परफेक्ट लेंस बना लीजिए, ये एब्रेशंस को आप अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। ये एब्रेशन इस वजह से नहीं है कि लेंस की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ फॉल्ट हुआ था, या जो लेंस का सरफेस है वो इरेगुलर है। लेंस स्मूथ भी होगा अगर लेंस की कंस्ट्रक्शन में कोई भी फेलियर नहीं है, दोनों कर्वेचर साइड ठीक ठाक लिए गए हैं, बनाए गए हैं, इवन देन वी हैव टू फेस एब्रेशन। डिफेक्ट्स इमेजेस के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो ये किसकी वजह से आ रहे हैं? दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो हमारे पास जो लेंसेज हैं, मिरर हैं, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, उनकी आपको पता है जो सरफेस हैं वो कुछ कर्व लिए हुए होते हैं। तो अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पता है कि एक आपका सर्कल या एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से हमें जो इमेज मिलनी चाहिए थी, या जो इमेज का साइज होना चाहिए था, पोजीशन होनी चाहिए थी, या शेप होनी चाहिए थी, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो दिस इज ड्यू बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन फिनोमिना। और रिफ्रैक्शन की फिनोमिना की वजह से इमेज बनने वाली है, और रिफ्रैक्शन फिनोमिना ही क्या कर रहा है, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करवा रहा है। अब देखिए टाइप्स क्या हैं या कैटेगरीज क्या हैं, कितने पार्ट्स में आप एब्रेशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक तो एब्रेशन उसकी वजह से जिसमें आपने सिर्फ सिंगल वेवलेंथ का यूज़ किया है। एक एब्रेशन आपके उस वजह से भी आ सकते हैं जब आपने मैनी वेवलेंथ्स का यूज़ किया है, यानी कि मोर देन वन वेवलेंथ का यूज़ किया है। तो जब हम रेडिएशंस जो हैं, इमेज कुछ इस तरीके से लेते हैं कि रेडिएशन सिंगल वेवलेंथ हो और डिफेक्ट्स आ जाएं इमेजेस के अंदर, उनको हम नाम दे देते हैं मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। तो मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, these आर द एब्रेशन produced by the optical instruments
when single wavelength of radiations or light is used. Chromatic aberration को कैसे डिफाइन करेंगे हम? Chromatic aberration, these are the defects produced in the image by the optical instrument, that is mirror or lens, when more than one wavelength of light or radiation is used. तो यहाँ पर more than one अगर आप कर रहे हैं तो वो chromatic aberration कहलाएगा. तो क्रोमेटिक लाइट भी आप इसी तरह से, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है सिंगल वेवलेंथ, तो सिंगल वेवलेंथ के साथ अगर इफेक्ट्स आ रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, और मैनी वेवलेंथ्स के आ रहे हैं तो क्रोमेटिक एब्रेशन. तो क्रोमेटिक एब्रेशंस जो हैं उनको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द एब्रेशन प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस फॉर डिफरेंट कलर्स और वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. क्रोमेटिक में हमने पहले ही बात कर ली, मैनी वेवलेंथ को हम यूज़ कर रहे हैं. तो अगर आप मैनी वेवलेंथ को यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि हमारे पास ये रहा लेंस और ये हमारी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए, और ऑब्जेक्ट से कंसीडर कर लीजिए कि वाइट लाइट आ रही है. तो वाइट लाइट जैसे ही आएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से फिनोमिना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, जिसको कॉचेस लॉ कहा जाता है. तो लैम्डा जो है यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हो गए विबग्योर के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारे पास 7 वेवलेंथ हो गई. तो 7 वेवलेंथ हो गई तो लैम्डा 7 हो गई, लैम्डा 7 हो गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर वेवलेंथ के लिए क्या हो गया, अलग हो गया है. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब डेविएशन फ्रॉम द एक्ट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ लाइट का ज़्यादा आ रहा है. और अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन R1 माइनस 1/R2. तो अगर हम R1 R2 को चेंज ना भी करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर का चेंज हो रहा है, तो इस वजह से जो है फोकल पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. तो अगर हम कंसीडर कर लें पैरेलल रेज आ रही हैं, तो पैरेलल आने वाली रेज कहाँ मिलती हैं, हमें फोकल लेंथ पे. तो अब सोचिएगा कि यहाँ पर आपके पास कितनी इमेजेस बनने वाली हैं, 7 इमेजेस बनने वाली हैं. तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाएगा डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से. तो ये देखिए क्या रीज़न हो गया, यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको. इट इज़ ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स. तो 7 कलर्स में लाइट जो है वो क्या कर गई, स्प्लिट हो गई. ड्यू टू प्रिज्मेटिक एक्शन ऑफ लेंस, तो प्रिज्म में भी डिस्पर्जन का फिनोमिना होता है, लेंस भी प्रिज्म डिस्पर्जन का फिनोमिना दिखा रहा है यहाँ पे. इट हैपन ओनली व्हेन लाइट कंटेन्स एटलीस्ट 2 वेवलेंथ, तो कम से कम 2 वेवलेंथ तो चाहिए ताकि स्प्लिट आउट लाइट हो सके. उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है, दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक, या फिर आप कहते हैं इसको सेडल एब्रेशन. सेडल एब्रेशन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रखा है. तो साइंटिस्ट ने पहली बार स्टडी किया था सिंगल वेवलेंथ की वजह से या मोनोक्रोमेटिक लाइट की वजह से, रेडिएशन की वजह से भी एब्रेशंस आते हैं. तो फर्स्ट स्टडीड बाय सेडल इन 1855. द डिफेक्ट इज ड्यू टू वाइड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड पेरिफेरल इंसिडेंस विच अकर्स इवन विद मोनोक्रोमेटिक लाइट. अब ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ों की वजह से डिफेक्ट आ रहा है. किस किस की वजह से, अब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यानी कि सिंगल वेवलेंथ का यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास सिंगल वेवलेंथ है तो आप या तो पैराक्सियल ये और मार्जिनल दोनों रेज ही कंसिडर करेंगे. अब हम मार्जिनल के लिए फोकल लेंथ कुछ और होती है और पैराक्सियल के लिए कुछ और होती है. इवन वी आर हैविंग 2 डिफरेंट इमेजेस, तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस मिलने वाली हैं. और दूसरा जो रीज़न हमें बताया गया है वो ये है कि कंसिडर कर लीजिए कि ये हमारी ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनेंगे वो फार अवे यानी कि बड़े एंगल भी बनेंगे, और हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल एंगल्स भी बनेंगे. तो फिर बात वही होगी, जो बड़े एंगल हैं वो कहीं और जाकर फोकस होंगे, और जो स्मॉल एंगल्स की इंसिडेंट रे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर फोकसिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो इसकी वजह से भी हमारे डिफेक्ट्स मिलने वाले हैं, एक इमेज नहीं मिलेगी. और अगर इंटेंसिटी डिफरेंट इमेजेस में डिवाइड हो रही है तो इमेज क्या मिलेगी, हमें ब्लर्ड इमेज भी मिलेगी, शार्प इमेज मिलने वाली नहीं है, ब्राइट इमेज मिलेगी नहीं. और पोजीशन भी देखिए हमारी इमेज की क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है.
अब यहाँ पर लाइट जो है लेंस का बहुत स्मॉल पार्ट यानी कि बहुत नैरो सा पार्ट कवर कर रही है, जबकि यहाँ पर जो रेज आएंगी वो मैक्सिमम पार्ट कवर कर रही हैं, लेंस का ज़्यादा थिकनेस में से जा रही हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन रहेगा इन दोनों रेज का वो भी डिफरेंट रहेगा। तो अगर मैग्नीफिकेशन डिफरेंट है तो आप हमें पता है, अगर हम यहाँ पर एक पेंसिल कंसीडर करके चलें तो इस पेंसिल को अगर आप डिफरेंट थिकनेस से निकालेंगे तो या तो पेंसिल की शेप हमारी ये हो जाएगी या हमारी पेंसिल की शेप ये हो जाएगी। तो पेंसिल की शेप भी हमारी चेंज होने वाली है, या कहिए आइडियल इमेज से हम डेविएट कर जाएंगे। तो मोनोक्रोमेटिक से भी हमें डिफेक्ट्स मिल रहे हैं इमेज के अंदर। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन को हम 5 डिफरेंट टाइप्स के अंदर फर्दर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज स्फेरिकल एब्रेशन, second is known as coma aberration, third is known as astigmatism aberration, fourth is curvature of field, and fifth is distortion. तो दोबारा देखिएगा, स्फेरिकल एब्रेशन इट इज़ द वन टाइप। देर आर 5 टाइप्स। क्रोमैटिक एब्रेशन की कोई टाइप नहीं है, लेकिन मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन की 5 टाइप्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है स्फेरिकल एब्रेशन, सेकंड वन इज कोमा, थर्ड वन इज एस्टिग्मेटिज्म, फोर्थ इज कर्वेचर ऑफ फील्ड, एंड फिफ्थ इज डिस्टोर्शन। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।